प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर खनिज संसाधन का कंप्लीट विश्लेषण कंप्लीट उसका एक्सप्लेन करेंगे और उसको आप लोगों को समझाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से नोट्स बनाएं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं अपना। बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हमने इस वीडियो में सारे परिभाषा को, सारे टॉपिक को कवर किया है। तो चलिए तब हम खनिज संसाधन जो है वह शुरू करते हैं। इसमें जो है पूरी तरीक़ा से एनसीईआरटी और बीएससीबी कहीं बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी से कहीं ज़्यादा आपको कवर करेंगे, कहीं ज़्यादा आपको कंटेंट इसमें मिलेगा। आप निसंकोच होकर के किसी भी तरह का संकोच नहीं मन में रखते हुए आप इससे नोट्स बना सकते हैं और कंप्लीट आप जिस भी उद्देश्य से इसको पढ़ रहे हैं, अगर आप उस उद्देश्य से एनसीईआरटी को कवर करना चाह रहे हैं कि हायर एग्जाम में हमें फ़ायदा मिले, तो उसमें भी उस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको यह बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल फील होगा, बहुत ही काफ़ी आपको मददगार साबित होगा। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कवर करना तो फिर क्या ही बात है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो स्पेशल है ये है। इसके बाद चलिए हम लोग खनिज संसाधन जो है वह कवर करते हैं। पूरा डिटेल है, बस आप ध्यान से देखिएगा, बस बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक कि मैप भी इसी में हम लोग करेंगे। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। अब देखिए एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके वजह से हमने पहले से परिभाषा को, पीपीटी को तैयार कर लिया है ताकि ज़्यादा वीडियो में टाइम न लगे और आप कर लें। चलिए आइए हम लोग समझते हैं खनिज के बारे में। खनिज क्या होता है? सबसे पहले देखिए, खनिज जो पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, जिससे पृथ्वी के अंदर से निकाला गया ऐसा पदार्थ जिससे हम लोग किसी ना किसी तरह का यूजफुल मटेरियल प्राप्त करते हैं या उसमें कुछ ना कुछ तरीका से यूजफुल मटेरियल होता है, वही हमारा जो है वह खनिज कहलाता है। वही हमारा खनिज कहलाता है, यानी कि वही हमारा मिनरल्स कहलाता है। जैसे क्या है डिफिनेशन? पृथ्वी की भूप्रपट्टी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वो सभी रासायनिक तत्व या यौगिक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, यानी कि निश्चित आंतरिक संरचना। आप लोगों को अगर हम एक यहाँ पर बात बताएं, यौगिक क्या है? निश्चित अनुपात में मिला होता है। यौगिक जो होता है निश्चित अनुपात में, जैसे अगर H2O बोले तो ये क्या है, मिश्रण है या यौगिक है? तो आप कहेंगे कंपाउंड है, यौगिक है। यौगिक जो होता है वह निश्चित अनुपात में मिला है, जैसे यहाँ पर 2:1 है। ठीक है। अगर इसको और हम सरल शब्दों में एक्सप्लेन करें तो जमीन खोदकर जो भी प्राकृतिक पदार्थ निकाला जाता है वो खनिज है। सीधा बात, जमीन खोदकर जो भी प्राकृतिक पदार्थ निकाला जाता है वह जो है हमारा प्राकृतिक पदार्थ निकाला जाता है वो खनिज है। जैसे अबरख, जैसे कोयला, जैसे चूना पत्थर, जैसे बॉक्साइड इत्यादि ना। और ये भी बात है कि ये जो होता है धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं। जैसे देखिए खनिज इस तरह की होते हैं, खनिज इस तरह के होते हैं। ये खनिज जहाँ पे खनन होता है वहाँ का ये जो है आपका फोटो है। ये खनिज जहाँ पे खनन होते हैं वहाँ का ये कुछ फोटो है। थोड़ा सा हम आप लोगों को अच्छा से विजिबल कराते हैं। जहाँ पे खनिज जो होता है खनन होता है वहाँ का ये जो है फोटो है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे खनिज की प्राप्ति। हाँ, बहुत 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 ये समझने वाली चीज़ है। खनिज की प्राप्ति ये बहुत बहुत समझने वाली चीज़ है। इसको थोड़ा सा आप जो है ध्यान से समझिएगा कि खनिज की प्राप्ति कैसे होती है ना। देखिए अब यहाँ पे खनिज की प्राप्ति से लेकर के हम चट्टानों का जिक्र करेंगे। अगर चट्टानों का बात करें, रॉक्स का बात करें तब बताइए कि रॉक्स जो होते हैं मेनली मुख्यतः कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला चट्टान जो होता है वह होता है आपको अग्नेय चट्टान। दूसरा चट्टान जो होता है वह होता है अवसादी चट्टान। और तीसरा चट्टान जो होता है वह होता है रूपांतरित चट्टान। तीसरा जो चट्टान होता है वह हो जाएगा आपका रूपांतरित चट्टान। आवाज क्लियर तो जा रहा है? इसको कहा जाता है कयांतरित चट्टान। क्लियर है? अब देखिएगा इसको थोड़ा सा आप लोगों को और हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान को आप कैसे समझ सकते हैं। अग्नेय चट्टान जो होता है
वह एक तरह से इसमें यह जो है, जैसे कि मान लीजिए कि यह जो है आपका, यह जो है आपका पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का ये वाला जो पोर्शन है वह जो है कोर है। पृथ्वी का ये वाला जो पोर्शन है वह कोर है। अच्छा, कोर में कौन कौन सा होता है? नीफे। बात कर रहे हैं कि कोर में कौन कौन से धातु होते हैं, तो नीफे, निकेल और फेरस यानी कि आयरन, निफे होता है। अब यही ये किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। यह जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। जब जब ज्वालामुखी क्रिया होते हैं, जब ज्वालामुखी क्रिया होते हैं तो उसके माध्यम से ये बाहर आते हैं, बाहर आकर के ऐसे जम जाते हैं, बाहर आकर के ऐसे जो है जम जाते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यही जो स्ट्रक्चर जो ज्वालामुखी से निकला हुआ जो स्ट्रक्चर, यानी कि जो ज्वालामुखी कोर से निकला रहता है, वही चट्टान के रूप में जो रूपांतरित हो जाता है, उसी को हम लोग अग्नेय चट्टान कहते हैं। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि अग्नेय चट्टान, जब ज्वालामुखी निकलता है तो लगता है कि वो आग का लावा है, जब ये ठंडा हो जाता है तो ये हमारा हो जाता है आपको लिक्विड स्टेट में। उसके बाद जो है अब अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी, हाँ, यहाँ पर अग्नेय चट्टान से आपको एक बात बता दें कि इसमें कौन कौन से मेटल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर निकेल और फेरस की मात्रा ज़्यादा होगी। अब अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान किसको कहा जाता है? तो अवसादी चट्टान जो है ना, अवसाद मीन्स होता है कोई चीज़ का जमाव, अवसाद मीन्स होता है कोई चीज़ का जमाव। जब कोई चीज़ का जमाव हो जाता है तो वह अवसाद। अब देखिए, अब हमने बताया कि देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो है आपका ये अग्नेय चट्टान है, ठीक है। ये अग्नेय चट्टान जो है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, ठीक। पृथ्वी से ये लावा निकला और ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि जब जब इसके ऊपर इन्वायरमेंट से बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा, धूल गर्दा, उसके बाद कोई चट्टान टूट के गिर गया, कोई पत्ती, कोई टहनी, कोई जीव मरा हुआ, पक्षी गिर गया, तो इस तरह से लाखों वर्षों में एक परत तैयार होता है, एक मोटा परत तैयार होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं, ये वाला जो चट्टान है ये होता है अवसादी चट्टान। क्लियर है? देखिए ये है अग्नेय चट्टान, जिसमें जीवाश्म की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि यह डायरेक्ट नीचे से निकला हुआ है, डायरेक्ट नीचे से कोर से निकला हुआ है। जब कोर से निकला हुआ है तो इसमें इसमें जीवाश्म नाम का चीज़ होता ही नहीं है, इसमें जीवाश्म नाम का चीज़ होता ही नहीं है, जबकि इसमें जो होता है जीवाश्म होता है। और आपको बात बताएं कि पहले हम इसको समझा लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी बताएंगे। अब रूपांतरित चट्टान देखिए, अब इसी में क्या होता है कि कभी इसी में क्या होता है कि कभी जो है यह किसी प्रभाव की वजह से ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। और टूटने के बाद जैसे कि अगर टेम्परेचर कहीं पे हाई हुआ, टेम्परेचर हाई और लो, आपको पता ही है कि जब टेम्परेचर हाई और लो होता है तो वह कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो एक्सपेंड होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो एक्सपेंड होगा और टेम्परेचर लो होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे काम होते हैं, लो होंगे हाई होंगे, लो होंगे हाई होंगे। इस स्थिति में चट्टानें टूट जाती हैं और टूट करके अग्नेय और अवसादी चट्टान दोनों आपस में फटेंगी, टूटेंगी, इसके साथ आपस में दबेंगी, ऊपर से प्रेशर, ऊपर से दबाव, फिर चट्टान ऊपर से आएगा। इस तरह से जो निर्माण होगा उसी कहेंगे हम लोग रूपांतरित चट्टान। इस तरह से जो चट्टान का निर्माण होगा उसे कहेंगे हम रूपांतरित चट्टान। इस चट्टान को और हम लोग क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। अरे हम कौन चट्टान का बात कर रहे हैं? परतदार चट्टान। परतदार चट्टान हम कौन चट्टान का बात कर रहे हैं? तो अवसादी चट्टान का बात कर रहे हैं। अब सुनिएगा, अग्नेय चट्टान में जीवाश्म की मात्रा नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें मेटल मिल सकते हैं, इसमें तत्व मिल सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम नहीं मिलेंगे। पेट्रोलियम अगर कहीं से निकाला जाता है तो वह निकाला जाता है अवसादी चट्टान से। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से मिलते हैं। उसके बाद रूपांतरित चट्टान से आपको कीमती पत्थर मिलते हैं।
कीमती पत्थर, कीमती पत्थर। उसके बाद अगर हम हीरा का बात कर लें, संगमरमर का बात कर लें, तो ये सभी चीज़ जो है इससे रूपांतरित चट्टाने से मिलती हैं। इस तरह से अगर बात करें कि सबसे मजबूत चट्टान कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग चट्टान की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग चट्टान अग्नेय है। और उसके बाद सबसे सबसे कमज़ोर चट्टान, सबसे कमज़ोर चट्टान जो होता है वह होता है आपका रूपांतरित चट्टान, जो रूपांतरण हुआ रहता है। ठीक है। अवसादी चट्टान, अगर अवसादी चट्टान का बात करें तो इससे पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। और इसमें पेट्रोलियम कैसे बनता है, क्योंकि इसमें जीवाश्म की मात्रा होते हैं। और जीवाश्म कैसे आ जाते हैं आपको तो हम बताए ही हैं अभी। तो ये चीज़ इस तरह से जो है वह खनिज की प्राप्ति की जाती है। जैसे मान लीजिए कि मिनरल्स है और वह उस मिनरल्स में जैसे मेटालिक मिनरल्स है, मेटालिक यानी कि धातु मिनरल्स है, तो वह अग्नेय चट्टान से प्राप्त किए जाएंगे। और जैसे आपको खनिज पेट्रोलियम में अवसादी है ना, यह कार्बनिक खनिज है अवसादी। तो कार्बनिक खनिज अगर बात करें तो अवसादी चट्टान से प्राप्त किए जाएंगे। और रूपांतरित चट्टान से जो आपको पत्थर हो गए, सजावटी के रूप में जो भी पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस इस्तेमाल को रूपांतरित चट्टान से हम लोग प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये एक छोटा सा आप लोगों को इस समझाने का कोशिश किए हैं कि देखिए चट्टानों से किस तरह से प्राप्त होते हैं और किस किस चट्टानों में कैसे कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट आइएगा, अब देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा या आपने बुक में देखा होगा कि एक आता है अयस्क और एक आता है आपको खनिज। एक होता है अयस्क और एक होता है खनिज। अब खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? देखिए पृथ्वी से निकाला गया प्राकृतिक पदार्थ, पृथ्वी से निकाला गया प्राकृतिक पदार्थ खनिज है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पृथ्वी से निकाला गया सारा प्राकृतिक पदार्थ जो है, पृथ्वी से निकाला गया सारा प्राकृतिक पदार्थ जो है वह आसानी से इंसान उसको इस्तेमाल कर पाए, आसानी से उसका निष्कर्षण हो पाए, आसानी से उसको शुद्ध किया जा सके, ये तो जरूरी नहीं है। और जिस खनिज को आसानी से कम खर्च में लाभदायक तरीके से शुद्ध करके निकाला जा सके ना, उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो खनिज ही तो अयस्क है, खनिज ही तो अयस्क है, खनिज ही अयस्क है। बस कंडीशन क्या है? बस कंडीशन यहाँ पे है कि लाभदायक तरीके से निकाला जा सके, कम खर्च में निकाला जा सके और आसानी से निकाला जा सके। इसके लिए जो है तकनीक उपलब्ध हो, इसके लिए तकनीक उपलब्ध हो। यानी इसको शुद्ध, अब ऐसा नहीं कि हमने खनिज निकाला और उसके लिए तकनीक ही नहीं है, उसको हम रियल में शुद्ध कर ही नहीं पाएंगे, तो इस स्थिति में उसका क्या काम, उसका क्या काम हुआ? तो इसीलिए इस चीज़ को जो है ना कहा गया है कि जिसको आसानी से, वैसा खनिज जिसको हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं, कम खर्च में निकाल पाते हैं और लाभदायक तरीके से निकाल पाते हैं, उसी को अयस्क कहते हैं। और थोड़ा सा सरल शब्दों में समझने का कोशिश करते हैं कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा अधिक होती है, यानी कि उसको निकालेंगे तो हमको उससे बहुत ज़्यादा धातु प्राप्त होगा। कम से कम कितना? तो 50% से अधिक हो, तबे वो अच्छा अयस्क माना जाएगा। 50% से अधिक उससे धातु प्राप्त हो जाए, ठीक है, जिससे धातु निकाल व्यापार करना फायदेमंद हो। यानी कि अगर किसी चीज़ को उससे हम धातु निकाल रहे हैं तो उससे निकाल कर अगर लोगों को भी यूज करने में आसानी हो, लोग भी आसानी से उसे ले पाए, और इसके साथ ही उससे निकालना और उसका व्यापार करना, बेचना फायदेमंद हो ना। जैसे कुछ अयस्क का नाम है, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड है। अब बॉक्साइड का फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि Al2O3। अब जैसे हेमेटाइट है, इसका फार्मूला हेमेटाइट है, तो हेमेटाइट का फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है कि हेमेटाइट का फार्मूला जो होता है वह होता है Fe2O3 होता है हेमेटाइट का फार्मूला, ठीक है। अभी आप बिल्कुल ये तो एकदम इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है बाबू। अभी पूरा जबरदस्त तरीके से सभी चीज़ों का हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना हो, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, अगर जो हम चीज़ लिख रहे हैं उसको भी साइड में आप मेंशन करते जाइए और उसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलते हैं हम आगे। देखिएगा, जैसे हमने आयरन ओर्स का बात किया, आयरन ओर्स और यानी कि अयस्क, यानी कि लौह अयस्क का हमने बात किया, लौह अयस्क का बात किया जिसमें हेमेटाइट होता है। देखिए हेमेटाइट कुछ इस तरह से होता है। हेमेटाइट आपको कैसा दिखने में लग रहा है? दिखने में लाल लग रहा है क्या? दिखने में रेड लग रहा है ना, इसीलिए हेमेटाइट को लाल अयस्क भी कहा जाता है। हेमेटाइट को लाल अयस्क भी कहा जाता है, हेमेटाइट को लाल अयस्क कहा जाता है। इसके बाद ये देखिए बॉक्साइड है,
अरे अभी जिसका फार्मूला हम लिखे हैं Al2O3 बक्साइड है। बक्साइड को तो आप लोग केमिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे कि बक्साइड का निष्कर्षण कैसे, बक्साइड से जो है अल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करना है। तो देखिए बक्साइड कुछ इस तरह से जब निकाला जाता है ना, तो कुछ इस प्रकार की बक्साइड होती हैं। इसके बाद ये जो है ना, ये कॉपर है, ये कॉपर है। आपको कॉपर पे ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर हल्का सा आपको हल्का रेड टाइप का दिखाई दे रहा है। और आपको पता होगा कि कॉपर, कॉपर जो है जब कॉपर के अंदर जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके अंदर उसका जंग लगना मीन्स ग्रीन होना। कॉपर का कोई बर्तन देखे होंगे, ज़्यादा समय तक कहीं बाहर वायु के संपर्क में रखा रहता है तो वह ग्रीन सा हो जाता है। ये है गोल्ड अयस्क। अब तो गोल्ड आपको पता ही होगा ना कि गोल्ड कितना प्यारा होता है। तो गोल्ड अयस्क ये वाला है, ठीक है। गोल्ड अयस्क जो है ये वाला है, ठीक। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, खनिजों का वर्गीकरण। अब खनिजों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। खनिज में भी जो है देखिए, जैसे खनिज में जो है पेट्रोलियम भी खनिज है, जैसे कि आपको लोहा का भी खनिज है, एल्युमिनियम का भी खनिज है, कॉपर का भी खनिज है, उसके बाद मैग्नीज है, इन सभी चीज़ों का। इसके साथ लौह, अलौह अयस्क है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, उसके बाद एल्युमिनियम, बॉक्साइड, सोना, ये सभी चीज़। तो ये इतने प्रकार के खनिज हैं, इसीलिए इसको जो है कैटेगराइज किया गया। अब कैटेगराइज कैसे किया है, सबसे पहले जो आपको खनिजों का वर्गीकरण है उसमें खनिज को दो पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया आपका धात्विक खनिज और एक हो गया आपका अधात्विक खनिज। एक हो गया आपका धात्विक खनिज और एक हो गया अधात्विक खनिज, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट आपको पता चल रहा है, मेटालिक मिनरल्स, यानी नाम से ही आपको स्पष्ट पता चल रहा है यहाँ पर धात्विक खनिज में कि उस खनिज, वो खनिज जिसको पिघलाने पर क्या प्राप्त हो, उसको पिघलाने पर धातु प्राप्त हो। वो खनिज जिसको पिघलाने पर धातु प्राप्त होता है उसको धात्विक खनिज कहते हैं। अब धात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं, तो धात्विक खनिज में एक होते हैं लोहे का खनिज, क्योंकि बात ऐसा है कि इसको लोहे और लौह और अलौह में कैटेगराइज करने का मूल वजह है कि लौह खनिज जो है उसका भी इतनी टाइप का है, जैसे कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, इतनी टाइप का है और इसका इतना बड़ा यूज है, इतना बड़ा यूज है लोहे का। आप नज़र उठाकर जहाँ देखिएगा वहाँ पे जो है वह लोहा ही है, वहाँ पे लोहा ही है ना। तो इस तरह से चीज़ है। तो इसीलिए एक होता है लौह खनिज और एक होता है अलौह खनिज। अभी इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, और वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश जो होता है वह नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बक्साइड। सीधा बात है, जिसमें लोहे का अंश पाया जाएगा लौह खनिज, और जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा वह क्या हो जाएगा, और लौह खनिज। और धात्विक खनिज का बात करें तो जो मिनरल्स है, जो मिनरल्स है, खनिज है, उसको दो पार्ट में, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में जो होता है जिससे मेटल प्राप्त किए जाए, जिससे मेटल प्राप्त किया जाए। अब बताएं आपकी मेटल जो होता है वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, यानी मेटल के अंदर विद्युत चालकता होता है या विद्युत का कुचालकता होता है। तो आप कहेंगे कि विद्युत का चालकता होता है, ठीक है। आप तो कहेंगे ही कि विद्युत का चालकता होता है, तो वाई रीज़न आप लोगों को ये चीज़ लिखना है कि क्यों विद्युत का चालकता होता है। आते हैं यहाँ पे। अब अलौह खनिज, अलौह खनिज में ये वाला चीज़ है, इसमें भी नाम से स्पष्ट है। अधात्विक खनिज पे आते हैं, इसमें भी नाम से कि नॉन मेटालिक खनिज, जिसको वैसे धातु वैसे मिनरल्स, सॉरी ऐसे मिनरल्स जिसमें धातु का अंश ना हो, यानी अधातु का अंश हो, और इसके साथ ही वो थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का होगा। अगर उसको आप थोड़ा सा पटक दीजिएगा, पीट दीजिएगा ना, तो वह टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जबकि इसमें जो है मेटालिक खनिज का अगर हम बात करें, मेटालिक खनिज का, तो पीटिएगा तो उसके अंदर जो है टनकार जैसा आवाज आएगा, ठीक है। ये भी पहचान आप लोग को, अगर कहीं ढेला वाला मिल जाएगा कोई खनिज, कोई मिट्टी उट्टी, तो उसको एक बार पटक करके देख लीजिएगा। अगर टूट गया तो समझ जाइएगा कि यह नॉन मेटालिक खनिज है ये। और अगर टूट नहीं रहा है तो उसको ले जाकर थोड़ा पत्थर पे पटक के देखिएगा, और आपके बर्तन जैसा, ऐसे बर्तन गिरता है वैसे आवाज़ आ रहा है ना, तो समझिएगा कि यह जो है इसको लेके घर चल जाइएगा, ठीक है। आगे आइएगा हम लोग इसमें अधात्विक खनिज में। अधात्विक खनिज में जो है एक आ जाएगा कार्बनिक खनिज ना, ऑर्गेनिक मिनरल्स। अधात्विक खनिज में ऑर्गेनिक मिनरल्स, हम उसको धात्विक खनिज को कौन किस किस में पार्ट में डिवाइड किए थे, धात्विक खनिज किए थे लौह खनिज और अलौह खनिज। इसमें करेंगे ऑर्गेनिक मिनरल्स और अकार्बनिक खनिज। अच्छा, ऑर्गेनिक मिनरल्स में क्या है, अच्छा कहीं कहीं पे इसमें ये भी आएगा कि स्पेशल ऊर्जा खनिज आएंगे ना, ऊर्जा खनिज स्पेशल अलग बना करके देगा, कैटेगराइज करके। एक देगा आपको शक्ति खनिज या ऊर्जा खनिज। लेकिन हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम
इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें शक्ति खनिज को कवर करेंगे, ठीक है, इसीलिए इसमें शक्ति खनिज को नहीं डाले हैं। तो आप कहिएगा फिर शक्ति खनिज इसमें किसमें छिपा हुआ है, तो ऑर्गेनिक खनिज में जो है आपका शक्ति खनिज छिपा हुआ है, ऑर्गेनिक में जो है आपका शक्ति खनिज छिपा हुआ है। अब क्या कह रहा है, वो खनिज जिसमें कार्बन एवं जीवाश्म का अंश पाया जाता है, कार्बन और जीवाश्म का अंश पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कार्बनिक खनिज कहते हैं। इसके बाद इसका जो निर्माण होता है लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु के दबने और उसके सड़ने गलने से हुआ है। ये खनिज मुख्य रूप से ऊर्जा या ईंधन प्रदान करते हैं, जलने पर ताप देते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी चीज़। अब जैसे कि अगर हम आए यहाँ पे, जो आप लोगों को हम समझाए थे, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे हम बताए थे ना कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधा जो होते हैं वह दब जाते हैं, दबने की वजह से जो होता है वह जीवाश्म पदार्थ अपघटित होता है, जो पेड़ पौधा है अपघटित होता है, अपघटित होने के बाद यह जो क्रिएट करता है, अपघटित होने के बाद जो है जो क्रिएट करता है वह जो बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये तो चीज़ हो गया सड़ने गलने, जितने भी चीज़ कार्बनिक पदार्थ हैं, जीवाश्म है, सीधा तौर पर कार्बनिक पदार्थ में जीवाश्म होता है। जीवाश्म मीन्स हम लोग हैं, हम लोगों में कार्बन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधा है इसमें भी कार्बन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद अकार्बनिक खनिज, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, परिभाषा इसका क्या होगा, वो खनिज जिसमें कार्बन या जीवाश्म का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता है या फिर एकदम ना के बराबर पाया जाता है, जिसको अकार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक यानी कि माइका, और उसके बाद जो है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर का फॉर्मूला CaO, ठीक है, जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक। देखिए इसमें कोई ज़्यादा कुछ बात है नहीं, क्योंकि इससे डिफिनेशन से स्पष्ट है, खुद भी लिखिएगा जब नोट्स बनाइएगा। और सुनिए, अगर यदि आप मेरे क्लास में नहीं पढ़ते हैं और अपने क्लास में पढ़ते भी हैं, अगर नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो इससे आपको नोट्स बनाने का अच्छा टाइम है। अभी भी आप वीडियो पॉज कर करके नोट्स को बना लीजिए, और वीडियो को नोट्स बनाने के बाद एक बार और देखिए, एक बार और, यानी कि अगर हम आपसे कहें तो वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए, वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए नोट्स बनाने के बाद भी। इसके बाद हम आपसे पूरी गारंटी लेते हैं ना कि आपको एक दफ़ा भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे ऑब्जेक्टिव को आप जो है सोल्व कीजिएगा। अब मेरे ही चैनल पर इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव भी आएगा। आइएगा नेक्स्ट, अब हम लोग अंतर देख लेते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है, धात्विक खनिज जिसे पीटने पर चूर चूर नहीं होता है, जबकि उसके अंदर जो है टनकार जैसा आवाज़ आता है, चादर बन जाता है, सीट बन जाता है, जबकि इसमें जो होता है ऐसा नहीं होता है। चलिए इस अंतर में क्या क्या हम लिखे हुए हैं। इन्हें पिघलाने या साफ करने पर क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है। इन्हें, इसके अंदर धातु का अंश नहीं होता है, बल्कि इसे जो है अधातु प्राप्त होता है, इससे अधातु प्राप्त होता है, ठीक है। ये कठोर होते हैं, इसे पीट करके सीट्स बनाए जा सकते हैं, यानी चादर बनाया जा सकता है, खींच करके तार बनाया जा सकता है। अगर सबसे ज़्यादा आघात तार बनाया जाने वाला जिसे कहा जाता है ना, उसको कहा जाता है आपको तार बनाने वाला जो गुण है उसको शायद कहा जाता है तन्यता कहा जाता है। जो तार बनाने वाला गुण है तन्यता कहा जाता है। जब सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे कि किस मेटल के अंदर ये होता है, तो वह होता है सोना के अंदर, ठीक है, सोना के अंदर। तो आप संकेत का बता दीजिए कि संकेत क्या होता है सोना का, Au, ठीक है। इसके बाद ये भंगूर होते हैं, भंगूर यानी भंगूर मतलब ब्रिटल होते हैं। ये पीटिएगा ना तो ये चूर चूर हो जाएंगे, पीटिएगा तो ये चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसके बाद इनमें अपनी एक विशेष प्राकृतिक चमक होती है, इसके अंदर चमक होती है। अरे मेटल चमकता है ना, आप देखते हैं मेटल चमकता है, इसके अंदर चमक नहीं होती है। ये आमतौर पर फीके टाइप के होते हैं, एकदम उदास सा लगते हैं और खुरदुरे दिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये मुख्य रूप से किसके, अग्नेय रहते हैं और कयांत्रित चट्टान। कयांत्रित चट्टान किसको कह रहे हैं, रूपांतरित चट्टान को, रूपांतरित चट्टान को। जबकि ये वाला जो है ना, ये वाला जिसमें हम लोग इसी में ना कार्बनिक पढ़े हैं, हम आप लोगों को बताए हैं कि मुख्य रूप से पेट्रोलियम जो होता है वह प्राप्त होता है। बताए हैं कि देखिए ये वाला चीज़ जो है ना, ये वाला जो है कौन सा है, ये औषधि है। औषधि में कार्बनिक ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इससे जो होता है क्या प्राप्त होता है, तो इससे पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो अगर बात करें अधात्विक का, तो अधात्विक जो है वह किससे, परतदार चट्टान या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, औषधि चट्टान से प्राप्त होते हैं। उसके बाद इन्हें पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है,
इन्हें पिघला करके नया रूप दिया जा सकता है, जबकि इन्हें पिघला करके नया रूप नहीं दिया जा सकता है। अब इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप धातु और नन धातु वाले में पढ़े होंगे। लौह अयस्क तांबा, सोना, चांदी, बॉक्साइड, मैग्नीज आदि है। और इसमें जो होता है वह है अभ्रक, चूना पत्थर, कोयला और नमक, जिप्सम, ये है। इसमें एक और चीज़ है कि यह जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है, जबकि यह जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है और यह जो होता है कुचालक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो मेटालिक बॉडी, मेटालिक, ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होने का भी इसके अंदर समस्या होता है। अब ऑक्सीडाइज होना समझते हैं ना, जैसे खाना खराब होना, दिस इज ए प्रोसेस, इज ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगना, क्या है ये प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो इसको भी आप जो है अगर चाहें तो इसका नोट्स अगर बनाना हो तो हम एक पल के लिए आपको ये वाला चीज़ जो है क्लियर कर देते हैं और इससे आप जो है नोट्स बना सकते हैं, इससे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है क्या है आपको, कि नेक्स्ट स्लाइड है लौह, और नेक्स्ट स्लाइड आपका है, नेक्स्ट हम लोग ये टॉपिक में देखेंगे कि लौह और अलौह खनिजों के मुख्य अंतर। लौह, लोहा, और जो लोहा के अलावा अलग कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ये सभी चीज़ में जो है क्या अंतर है, ये देखिएगा। यह लोहे का अंश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसमें लोहे का अंश पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। इसके अयस्क का नाम है Fe2O3, Fe3O4, या फिर इसका एक और अयस्क आता है जिसमें बहुत कम मात्रा में लोहा पाया जाता है, Fe2O3 इंटू में 3H2O, ये होता है। इसके बाद इसके अंदर इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। ये जो होता है चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इसके अंदर चुंबकीय गुण होता है, जबकि ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, मीन्स इसके अंदर कैसा गुण नहीं होता है, चुंबकीय गुण नहीं होता है। उसके बाद अगर बात करें तो नमी के संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क में आने पर इसमें आसानी से जंग लग जाता है। ये आमतौर पर जंग नहीं लगता है, ये जंग रोधी होते हैं, या जंग लगता भी है तो इसके इतना संक्षारक नहीं होता है, इसके इतना जो है ये संक्षारक नहीं होता है। ये खनिज बहुत भारी, कठोर और अत्यधिक मजबूत होते हैं। ये खनिज भारी होते हैं, कठोर होते हैं और अत्यधिक मजबूत होते हैं। ये लौह खनिजों के तुलना में अपेक्षाकृत कम भारी और कठोर होते हैं, कम कठोर होंगे और कम भारी होंगे। ये आमतौर पर सलेटी, भूरे, काले रंग के होते हैं। जब ये जो होते हैं तांबा लाल भूरा होता है, सोना पीला होता है, यानी जिस तरह का आपका उससे मेटल निकाला जा रहा है उस टाइप का लगभग देखने को मिलता है। इसका क्या क्या है, मैग्नीज है, उसके बाद निकेल है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, ये सभी जो है लौह अयस्क में आता है। तांबा है, बक्साइड है, सीसा है, जस्ता है, सोना है, चांदी है, ये सभी चीज़ जो है किस अयस्क के अंतर्गत आता है, इस सभी चीज़ जो है वह किस अयस्क के अंतर्गत आता है, तो वह आता है अलौह अयस्क के अंतर्गत। वो आता है जो आपका है वह किस अंतर्गत आता है, अलौह अयस्क के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट, एक बार इस वर्गीकरण को हम पूरा एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। टेबल के माध्यम से, जैसे खनिज जो है दो पार्ट में, एक नंबर हो गया धात्विक खनिज और दूसरा कौन सा हो गया, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में कौन आता है, लौह युक्त खनिज आता है, और इसमें जो होता है अलौह युक्त खनिज आता है। इसमें जो होता है लोहा है, निकेल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, ये सभी चीज़ आते हैं। इसमें है सीसा, जस्ता, बक्साइड, ये सभी चीज़ आते हैं। और उसके बाद कार्बनिक या ईंधन खनिज में जो है वह कोयला आते हैं, पेट्रोलियम आते हैं, ये सभी चीज़ आते हैं। और अकार्बनिक खनिज का बात करेंगे तो अवरक है, ग्रेफाइट है, ये है। और ये पेट्रोलियम है जो ये है, ये ऊर्जा खनिज के अंतर्गत भी आते हैं, ऊर्जा खनिज के अंतर्गत भी आते हैं। तो समझे इसको भी आप अपने नोट्स पे बना लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार आप देख लीजिए, इसको उतारना नहीं है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा ये हम बताना है। देखिए जैसे कि हमने खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। खनिज संसाधन में पढ़े कि खनिज क्या चीज़ होता है। हमने पढ़ा कि यह प्राकृतिक रूप से निकाला गया पदार्थ होता है, प्राकृतिक रूप से ज़मीन से निकाला गया पदार्थ होता है, ये चीज़ पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो है इसका पढ़े हम लोग चट्टानों के बारे में पढ़े,
हम लोग चट्टानों के बारे में पढ़े और 3 प्रकार के चट्टान पढ़े। ये भी बताएं कि कौन सा कैसा खनिज किस चट्टानों से प्राप्त होगा। जैसे हम बताएं कि देखिए जो रूपांतरित चट्टान है उससे कीमती पत्थर प्राप्त होंगे, जो आपको औषधि चट्टान है उससे पेट्रोलियम प्राप्त होंगे, और जो अग्नेय चट्टान है उससे जो होता है वह लौह अयस्क या धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। ये भी चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब जो है उसके बाद हम पढ़े कि खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण में हमने खनिजों का वर्गीकरण का बात करेंगे तो खनिजों का वर्गीकरण में हमने पढ़ा है एक खनिज होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में आता है लौह खनिज और लौह खनिज। अधात्विक खनिज में आता है कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। साथ साथ आप भी बोले अच्छा रहेगा, साथ साथ आप भी बोले बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। नेक्स्ट आइएगा। अब हाँ, अब खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी तो जरूरी है समझना कि भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि खनिज का टोटल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा एक आपके सामने मैप लगाए हुए हैं, एक आपके सामने जो है वह मैप है और इसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे। देखिए खनिज जो है मुख्यतः, खनिज जो है मुख्यतः भारत में 4 पेटी होती हैं। पेटी क्या होता है? पेटी वही जो बक्सा जिसको कहा जाता है वही पेटी है। पेटी मीन्स कि कोई भी सामान, कीमती सामान जहाँ पे रखा जाता है उसी को पेटी कहा जाता है। तो पेटी है। अब पेटी में सबसे पहला पेटी को हम लेंगे कि उत्तर पूर्वी पठारी पेटी। दूसरा हो गया उत्तर पूर्वी हाँ ये पहला, ओ सॉरी रुकिए 1 मिनट, इसको हम मिटा दें। उसके बाद ये हो गया और हम बात कर लेते हैं दूसरा का। तो दूसरा आपका हो जाएगा, वह हो जाएगा उत्तर पश्चिमी पेटी। दूसरा हो जाएगा उत्तर पश्चिमी पेटी और उसके बाद तीसरा हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी पेटी। यानी कि नीचे वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये भाग, ये वाला भाग आप जो देख रहे हैं, ये भाग जो होता है इसी को कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी पेटी। दक्षिण है, पश्चिम में है ये वाला। खास करके यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला ना, यही वाला भाग को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी पेटी। और ये वाला भाग को, ये वाला भाग जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे उत्तर पश्चिमी पेटी। ये वाला भाग को हम कहेंगे उत्तर पश्चिमी पेटी कहेंगे, ठीक है। और ये वाला भाग जो है यहाँ पर, जो यहाँ पर भाग है, इस भाग को हम क्या कहेंगे? तो इस भाग को हम लोग कहेंगे उत्तर पूर्वी पेटी। उत्तर पूर्वी पेटी यानी अभी तक जो है हमने तीन पेटियाँ देखी। एक पेटी देखा उत्तर पूर्वी पेटी, दूसरा पेटी देखा उत्तर पश्चिमी पेटी और तीसरा देखा, एक देखा 2 और ये हो गया आपका 3। एक ये हो गया और ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम जो है ना आपके सामने एक खाली मैप लाते हैं और थोड़ा सा आप देखिएगा कि हमको कितना याद हुआ। अब बताइएगा कि जो हम पढ़े हैं, जो हम पढ़े हैं अभी पेटी के बारे में, यानी कि एक पेटी के बारे में पढ़े हैं उत्तर पूर्वी पेटी, उत्तर पूर्वी पेटी। दूसरा पेटी के बारे में हमने पढ़ा है पश्चिम, उत्तर पश्चिमी पेटी, उत्तर पश्चिमी पेटी। और तीसरा पेटी के बारे में पढ़ा है हमने दक्षिण पश्चिमी पेटी। ये 3 प्रकार की पेटी के बारे में हमने पढ़ा है। अब अगर हम पेटी से बताएं कि उत्तर पूर्वी पेटी क्या है, देखिएगा नक्शे में, आप खाली नक्शे में आप भी अनुमान लगाने का कोशिश कीजिएगा कि उत्तर पश्चिमी पेटी जो है वह कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी पेटी, ओ सॉरी पर मिस्टेक हो जा रहा है। यहाँ से ये जो है ये वाला भाग कवर करते हुए, यहाँ पर ये वाला भाग कवर करते हुए ये सभी चीज़ यहाँ पर आपका जो है ये कौन सा पेटी है? तो नॉर्थ ईस्ट। और हम अगर बात करें तो आपको ये वाला पेटी मेनली यहाँ से हम लेते हैं ना, मेनली यहाँ से हम लेते हैं ये वाला हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वह कौन सा पेटी है? तो यहाँ पे जो है दक्षिणी पश्चिमी पेटी, ठीक है। और यहाँ पर ये गुजरात, यहाँ से गुजरात से हम ले लेते हैं, गुजरात से ये गुजरात जो है ये वाला पेटी, और ये राजस्थान से होते हुए इधर जो है ऊपर में आगे आ जाएंगे हम, इधर लद्दाख जम्मू कश्मीर तक। और ये जो पेटी होता है ये वाला पेटी, ये हमारा पेटी होता है नॉर्थ वेस्ट पेटी, नॉर्थ वेस्ट पेटी। तो चलिए थोड़ा सा जो पेटी है उस पर उसका राज्य का बात कर लेते हैं। राज्य बताइए यहाँ पे कौन सा राज्य होगा? यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो इस राज्य का नाम है तमिलनाडु।
इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। एक बार मिटाकर राज्य का बात करें क्या? मिटाकर राज्य का बात करें, अच्छा रहेगा, बोलिए ना। मिटाकर हम बात करते हैं, हम मिटाकर क्लियर बात करते हैं। यकीन मानिए, आप वीडियो को 2-4 बार देख लिए ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर होगा। इसके साथ ही बहुत काफ़ी आप एडवांस लेवल में चले जाएंगे, मैप क्लियर हो जाएगा आपको, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब खाली मैप लगा ही दिए हैं आपके सामने, तो सोच रहे हैं ना कि इसका हम स्टेट भी अभी के अभी ही बता दें। सभी स्टेट ना बताएंगे, 10-10 करके स्टेट, 5-5 स्टेट करके आपको पूरे वीडियो में बताते जाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट याद हो जाएगा। जैसे कि पहला जो है वह ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसको हम लोग कहते हैं तमिलनाडु। ये जो है तमिलनाडु है, ठीक है। ये कौन सा है? केरल है। ये वाला कौन सा है? ये नीचे तमिलनाडु हो गया, ये केरल है। ये वाला आपका है कर्नाटक, ये कर्नाटक है, ठीक है। ये फिर ये वाला बताइएगा, ये वाला कौन है? ये आंध्र प्रदेश है, आंध्रा प्रदेश है ये। फिर जब ये आंध्रा प्रदेश है और ये जो है वो आपका, ये आंध्रा प्रदेश और ये जो है को क्या बताए हैं अभी? बोलिए ना, क्या बताए हैं हम? तो हम बताए हैं आपको, ये वाला जो है वह कर्नाटक है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर, कर्नाटक आंध्र प्रदेश के जो ऊपर में है, नोक पे जो ऊपर में है, ये आपका कौन सा जगह है? तो ये वाला जगह जो हो जाएगा, ये वाला जगह, ये इस जगह को हम कह देंगे तेलंगाना, तेलंगाना कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक भी आप समझ गए। ये हो गया आपको तेलंगाना, ये हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हो गया आपको तमिलनाडु, और ये हो गया केरल। तो फिर आंध्र प्रदेश के ये वाला ऊपर में जो रीजन है, ये क्या है? आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला जो रीजन है, ये क्या है बताइएगा आप, ये क्या है? तो यही वाला उड़ीसा है, ये वाला जो है वह उड़ीसा है। तो ठीक है, जब उड़ीसा बता दिए तो उड़ीसा के जो बगल में है, यानी डायरेक्शन अगर बात करें तो पश्चिम में, ये वाला रीजन में क्या है? ये वाला रीजन में तो यहाँ पे है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ फिर है, तो ये कौन सा है? इस नक्शा को तो आपको खुद बताना होगा। ये नक्शा जो है भैया आप खुद बताइए ना बाबू लोग, आप खुद बताइए कि ये वाला नक्शा कौन सा है। अगर हम इस नक्शा को बनाने का प्रयास करें तो ये नक्शा जो है कुछ इस तरह से हमारा ये नक्शा है। और बताइए आप खुद ही कि ये किस जगह का नक्शा है? ये बिहार है, ये जो है ये बिहार है। तो ठीक है, बिहार के जस्ट ऊपर ये वाला जगह का नाम बता सकते हैं क्या आप? ये वाला जगह का नाम क्या है? ये वाला, ये आपका है झारखंड। ये जो जगह है वह है आपको, ये जो जगह है वह है आपको झारखंड। तो फिर ये बताइए ना, ये बड़ा सा जो कौन है, ये कौन है? तो ये जो है यूपी है। तो फिर ये बताइए ना कौन सा है? ये वाला एमपी है, मध्य प्रदेश है। तो फिर ये बताइए ना, आपको बताना है इसको कि आप कौन सा है ये वाला। हाँ, अगर आप चाहते हैं, ये भी चीज़ बताते हैं, मैप क्लियर करना, मैप को लेकर के बैठ जाइए। एक ब्लैंक्स मैप होना चाहिए आपके पास, एक पॉलिटिकल मैप हो, ज्योग्राफिकल मैप हो। ये वाला जो है आपका महाराष्ट्र है, ये वाला महाराष्ट्र है। तो फिर ये वाला कौन सा है? ये वाला जो है वह गुजरात है। तो फिर ये बता दीजिए कौन सा है? राजस्थान है। कुछ बता नहीं रहे हैं, सब हम बता रहे हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं बता रहे, हमको सब पता है। ऐसा ना सोचिए कि हमको सुनाई नहीं दे रहा आपका आवाज़ हमको सुनाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए आप बोलिए, गलत ही बोलिएगा तो हम समझेंगे कि बच्चा जो है वह पढ़ रहा है। एक बार मिटा कर फिर से आपसे बुलवाते हैं, रुक जाइए, आप कैसे नहीं पढ़ेंगे। एक बार मिटाते हैं सभी चीज़ों को। और हाँ, बोलना है, भूलना नहीं है कि बोलना है। ये वाला कौन सा है? जल्दी जल्दी बोलिए। ये वाला कौन सा है? तमिलनाडु। ये कौन सा है? केरल। ये वाला कौन सा है? बोलिए, ये वाला कौन सा है? नहीं बोल रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं ना। ये वाला कौन सा है? कर्नाटक है। ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ये कौन सा है? तेलंगाना है। फिर ये कौन सा है? उड़ीसा है। ये कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। ये कौन सा है? बिहार है। ये कौन सा है? झारखंड है। ये कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ये
मध्य प्रदेश। ये कौन सा है? महाराष्ट्र। ये कौन सा है? ये हो गया गुजरात। ये कौन सा है? तो ये आपका हो गया राजस्थान। ठीक है, इतना तो आपने कवर किया ना, इतना तो आपने कवर किया ना। अब उसके बाद जो है आगे जो है ऊपर वाला कवर करा देंगे। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग आगे। क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को? हाँ, ये पेटी के बारे में पढ़ा रहे थे। 3 पेटियाँ हैं, 3 पेटियाँ हैं मुख्य रूप से। एक पेटियाँ है उत्तर पूर्वी पेटी, दूसरी पेटी है उत्तर पश्चिमी पेटी और तीसरी पेटी ये हैं। अब देखिएगा इस नक्शे में, अच्छा चलिए हम आगे और इस नक्शा में बात करेंगे। भारत में धात्विक धात्विक खनिजों की प्रमुख पेटियाँ ना, ये जो है प्रमुख जो पेटियाँ हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पहला पेटी आपका हो गया उत्तर पूर्वी पठारी पेटी, यानी भारत का खनिज हृदय। इससे ये जो उत्तर पूर्वी पठारी पेटी है ना, और इसी में एक उड़ीसा जगह है, उड़ीसा राज्य है, सॉरी उड़ीसा जगह है। वो उड़ीसा जगह में इतना ज़्यादा पाया जाता है कि लगभग बक्साइड उत्पादन में, उसके बाद बात करें तो तांबा उत्पादन में, इन सभी उत्पादन में, मैग्नीज उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ जगह पर ये है। ठीक है, आइएगा लिखते हैं भारत के पूर्वी हिस्सों में, जैसे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। अभी मैप पे हम लोग देखे हैं, मैप पर आपको ध्यान आ रहा है, जब तक दिमाग में आपका मैप छपेगा नहीं तब तक फिर मैप आपको समझने का मज़ा नहीं आएगा ना। ये पूर्वी हिस्सों में जो है पाया जाता है। अच्छा, इसका प्रमुख खनिज क्या है? तो यह सबसे धनी खनिज पेटी है। ये क्या है? सबसे धनी जो है वह खनिज पेटी है, सबसे धनी खनिज पेटी है, यानी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज और बक्साइड मुख्य रूप से पाया जाता है। अच्छा, इसका क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर के पठार, जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, उसे भारत का रूर यानी खनिजों का भंडार। अच्छा, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, झारखंड को, इन सभी को टच करते हुए जाता है पठार। अच्छा, यहाँ पे एक आया है पठार का जिक्र। पठार का जिक्र क्या होता है? पठार का जो होता है पृथ्वी का जो नॉर्मल सरफेस है, जो भूप्रपट्टी है, जो सरफेस है, उससे लगभग 300 मीटर हाइट तक का होता है, उसे ही हम लोग पठार कहते हैं। पठार जो होता है ऊपर से नोकीला नहीं होता है, बल्कि पठार ऊंचावच भाग होता है। ठीक है, इस तरह का भाग होगा। और पर्वत जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, नुकीला होता है। चलिए उसके बाद आगे बात कर लेते हैं दक्षिण पश्चिमी पठारी पेटी। भारत के दक्षिणी हिस्से में कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु, दक्षिणी हिस्से कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, इस हिस्से में ये जो है दक्षिण पश्चिमी पेटी पाया जाता है। जो हम अभी नीचे में बताए हैं आपको, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, याद आ रहा होगा, इसमें जो होता है लौह अयस्क और बक्साइड भारी मात्रा में मिलता है। और इसमें सोना भी यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? तो कर्नाटक है ना। अब जब सोना का बात आ गया तो आप लोगों को थोड़ा सा हम मैप पर ले चलते हैं। कहाँ है मैप? हाँ, देखिए कहाँ पे है कर्नाटक। हम लोग कहाँ पे देखे थे? कर्नाटक जो है हम यहाँ पर देखे थे। और कर्नाटक में यही कह रहा है, जो यहाँ पे जगह है कोलार, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है कोलार, यहाँ पर सोना का खदान है, सोना का खदान हुआ है। चल जाइएगा, निकाल के लेते आइएगा, ढेर पैसा है मिलेगा, सोना इसे महंगा हो भी रहा है। ठीक है मजाक किए हैं। ये जो होता है जितने खनिज संपदा है वो सभी सरकारी संस्थाओं के हाथ में होता है, और ये सरकार जो है इसको निकलवाती है, सरकार इस पर काम करती है। ठीक है, इसके बाद आगे आइएगा। कर्नाटक में जो कोलार खदान है वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी पेटी अरावली पर्वत से लेकर के इधर यहाँ पर आइएगा। देखिए अरावली पर्वत से लेकर के खंभात की खाड़ी, यहाँ पर जो है आपका खंभात की खाड़ी है। खंभात की क्या है? यहाँ पर जो है आपका खंभात की खाड़ी है। अरावली पर्वत से लेकर के खंभात की खाड़ी, अरावली पर्वत से लेकर जो है खंभात की खाड़ी तक जो है ये वाला पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद उत्तर पश्चिमी पेटी,
अरावली पर्वत के आसपास राजस्थान और गुजरात मुख्यतः इसका प्रमुख जो होता है खनिज और लौह धात्विक खनिज होता है, प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से तांबा जो होता है, तांबा जो खेतड़ी खदानों से प्राप्त किया जाता है, सीसा, जस्ता पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट धात्विक खनिज। अब देखिए हमने अभी पेटी के बारे में पढ़ा, 3 पेटी के बारे में पढ़ा, 3 पेटी के बारे में बड़ी बोलिएगा। उत्तर पूर्वी पठारी पेटी, दूसरा होगा उत्तर पश्चिमी पेटी और तीसरा होगा दक्षिण पश्चिमी पठारी पेटी। अब जो है ये तीनों पेटी के बारे में पढ़ लिया। अब जो खनिज हम किए थे धात्विक खनिज अधात्विक खनिज, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए धात्विक खनिज के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। वो खनिज जिन्हें कारखानों में पिघलाने और साफ करने पर हमें ठोस धातु प्राप्त होता है। ये आधुनिक उद्योग, निर्माण और आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। कह रहा ऐसा खनिज जिसको कारखाने में जब हम पिघलाते हैं तो उससे धातु प्राप्त होता है। और इसी के साथ ही ये तो आपको पता ही है उद्योग के लिए, आर्थिक विकास के लिए धात्विक खनिज जो है कितना इम्पोर्टेंट है ना, कितना महत्व रखता है। अच्छा, इसकी क्या धात्विक खनिज की विशेषता क्या क्या होती है, तो वही जो मेटल के अंदर विशेषता पढ़े थे ना, लगभग उसी के बराबर सब होते हैं। देखिए इसके अंदर जो होता है प्राकृतिक चमक होता है, खुद का इसके अंदर चमक होता है। इसके अंदर कठोरता और लचीलापन होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है, लेकिन लचीलापन भी होता है। लचीलापन होने की वजह से इसको पीट करके चादर बना सकते हैं। अगर कठोर है तो इसके अंदर जो है ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर लचीलापन है तो इसके अंदर डक्टिलिटी होगी, यानी कि यह जो है लंबे तार के रूप में क्या हो जाएगा, बन जाएगा आसानी से। इसके बाद यह कहाँ से प्राप्त होता है, अग्नेय चट्टान से और कयांतरित चट्टान से प्राप्त होता है। कयांतरित चट्टान मीन्स कि वही जो है वह दरारों, भ्रंशों, अभी हम बताए थे ना कि देखिए कैसे जो है ये चट्टान है तो दरार पड़ जाता है, जिससे अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान सब इसमें टूट करके फिर ऊपर से इस तरह से प्रेशर से जो है इसके अंदर कीमती पत्थर इन ये सभी चीज़ जो है निकाले जाते हैं। धातुएं आमतौर पर विद्युत के सुचालक और ऊष्मा का बहुत अधिक सुचालक होते हैं। अच्छा, अधात्विक खनिज के विपरीत इन्हें पिघलाकर बार बार नया रूप दिया जा सकता है। पुराने धातुओं को गलाकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक तरफ अधात्विक है, एक तरफ कार्बनिक है, जिसको यूज करने के बाद ख़त्म हो जाता है। वही एक तरफ लोहा है, तांबा है। अगर मान लीजिए कोई लोहा तांबा का वस्तु है, अगर वो ख़राब हो जाता है, उसका सांचा ढांचा बिगड़ जाता है, हम उसको बेच देते हैं वहाँ पे, फिर उसको फैक्ट्री में रिसाइकल कर लिया जाता है। उसको पिघला करके दोबारा फिर उसमें कुछ तांबे या कुछ लोहे मिला करके और उसको जो है क्या कर लिया जाता है, दोबारा से वह स्ट्रक्चर में उसको फॉर्म कर लिया जाता है। उसके बाद अब स्पेशली आएंगे हम लौह अयस्क के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या बात किए, धात्विक खनिज के बारे में। अब हम धात्विक खनिज में लौह अयस्क और एक था अलौह अयस्क। याद करिए, यह जो है टाइप जो है एक है और यह जो है टाइप जो है ए है, यानी कि धात्विक खनिज का ये है लौह अयस्क ना। लौह अयस्क को बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलपमेंट का इसको बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है, यानी कि इसी पर आयरन जो है ना, ये बहुत बड़ा मात्रा में लौह अयस्क आयरन जो है कंपनी को चलाता है। अब आइए इस्पात का निर्माण, ये सबसे मुख्य उपयोग किया जाता है लौह अयस्क का इस्पात के निर्माण में। लौह अयस्क का 90% से अधिक उपयोग कच्चा लोहा और उससे इस्पात बनाने में किया जाता है। इस्पात आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। इस्पात कौन कौन सा चीज़ मिलकर बनता है, Fe हो गया, Mn हो गया, कुछ कार्बन भी मिला दिए जाते हैं ना, इस्पात में कुछ कार्बन भी मिला दिए जाते हैं। ठीक है, इस्पात बनाने में, आधारभूत ढांचा और निर्माण, कंस्ट्रक्शन करने में, कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है घर और बनता है तो वहाँ पे देखे होंगे कि लोहा का बीम, कॉलम, ये सभी चीज़ बना करके उसको सीमेंट से ढाल दिया जाता है, जिससे पुल बनता है। तो इसमें लोहा का कितना, स्टील का कितना यूज किया जाता है ना। इसके बाद परिवहन का साधन, अब देखिए ना, जैसे बस, ट्रक, इन सभी चीज़ जो होता है, कार, ये सभी चीज़ जो होता है वह उसी चीज़ से बना होता है। रेलवे ट्रैक, रेलगाड़ी, इससे तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा साधन है। पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, उसके बाद मशीनरी और औद्योगिक उपकरण, कारखाने में काम आने वाले छोटी से लेकर भारी भरकम मशीनें, जनरेटर, मोटर लौह अयस्क से बने होते हैं। ये भी कारखाने में बनाए भी जाते हैं, कारखाने में नए भी बनाए जाते हैं, और जो मशीन से बनते हैं वो भी लोहे के होते हैं। यानी लोहा बहुत बड़े मात्रा में फंडामेंटल एकदम पूरी तरीक़ा से, इसीलिए इसको रीढ़ कहा जाता है। इसके बाद कृषि उपकरण में जैसे ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ये सभी चीज़ जो है वह लोहे के ही बनते हैं। उसके
उसके बाद जो है जीवन रक्षक उपकरण, दवाइयों का कुछ कुछ, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चाकू या फिर छोटा छोटा इक्विपमेंट बनाने के लिए, छोटा छोटा औजार बनाने के लिए ना, कील से लेकर के घरों के बर्तन, पंखे, सेना के टैंक, बंदूक एवं अन्य रक्षा उपकरण बनाने में लोहे का उपयोग किया जाता है, वो भी व्यापक मात्रा में उपयोग किया जाता है। अगर आपको इसका नोट्स बनाना हो तो इसको पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद जो है मीन्स इस वीडियो को रोक लीजिएगा, रोक करके ये सभी चीज़ें जो है आप उतार सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके अयस्क पर। लोहे के अयस्क मेनली जो होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 टाइप के अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से होता है? एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, और एक होता है आपको सीडेराइट, और एक होता है लिमोनाइट। एक होता है सीडेराइट, एक होता है लिमोनाइट। लेकिन 3 अयस्क कौन कौन से निकाला जाता है? 3 अयस्क निकाला जाता है, वह है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट, ये 3 अयस्क जो होते हैं उनसे ये चीज़ निकाले जाते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आइएगा मैग्नेटाइट में क्या कह रहा है। ये सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह जो है सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाला क्या है? लौह अयस्क है। सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। देखिएगा यहाँ पे एक बात आप समझिएगा कि अगर सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाला लौह अयस्क का बात करेगा, सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाला लौह अयस्क का बात करेगा तो वह मैग्नेटाइट है। लेकिन अगर बात करेगा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने का, कि सबसे अधिक मात्रा में कौन से लौह अयस्क को पाया जाता है, तो उस स्थिति में आप कहिएगा हेमेटाइट। उस स्थिति में आप कहिएगा हेमेटाइट। क्लियर है? उस स्थिति में आपको हेमेटाइट बोलना है। अगर कहे कि सबसे अधिक जो है कौन सा पाया जाता है, सबसे अधिक पाया कौन सा जाता है, सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, तो वह होता है हेमेटाइट का। हेमेटाइट जो होता है वह कैसा होता है? तो हेमेटाइट जो होता है वह आपको ये जो है हेमेटाइट है, ये जो है हेमेटाइट है, और ऐसा होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फोटो, मैग्नेटाइट को काला अयस्क भी कहा जाता है। चलिए फिर से आते हैं हम लोग। यह सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। इसमें लोहे का अंश लगभग 70% होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, यानी जितना अच्छा लोहा होगा उतना ही अच्छा चुंबक से अट्रैक्ट होगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल बिजली इलेक्ट्रिक उद्योगों में खूब किया जाता है। और हेमेटाइट यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो मैग्नेटाइट है वह मैग्नेटाइट ये वाला है। मैग्नेटाइट को और किस नाम से जाना जाता है? काला अयस्क। मैग्नेटाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो वह नाम से जाना जाता है काला अयस्क। उसके बाद आपका हो गया हेमेटाइट। हेमेटाइट यह उद्योगों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क है। ये जो है उद्योगों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला भारत में, लेकिन इससे निकाला कितना जाता है? यानी कि अप टू 60%। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 100 ग्राम अगर अयस्क लिए हैं, 100 ग्राम अगर ये लाल अयस्क लिए हैं यानी हेमेटाइट 100 ग्राम लिए हैं, तो उससे लगभग अधिक से अधिक 60 ग्राम तक आपको लोहा मिलेगा। चलिए एक बार फार्मूला पे बात कर लेंगे। देखिए हम फार्मूला लिखना भूल गए हैं। इसका फार्मूला जो होता है Fe3O4 होता है। इसका फार्मूला जो होता है Fe2O3 होता है। इसका फार्मूला Fe2O3 और इसका फार्मूला जो होता है Fe3O4। देखिए ये वाला जो है वह लाल अयस्क है। लाल अयस्क अगर कहें तो आपके दिमाग में आना चाहिए हेमेटाइट है। अगर हम काला अयस्क बोले तो इसका मतलब होना चाहिए कि वह है मैग्नेटाइट। अगर हम बोले कि इससे कितना, तो 70%, यानी ये 70%। 100 ग्राम अगर हमको लोहे का अयस्क मिला है, मैग्नेटाइट मिला है, मैग्नेटाइट अयस्क, तो उससे जो है हम 70 ग्राम तक शुद्ध करने के बाद लोहा प्राप्त कर सकते हैं। वही हेमेटाइट में 60 ग्राम तक प्राप्त होगा। उसके बाद आगे आइएगा लिमोनाइट। लिमोनाइट का फार्मूला जो होता है वो होता है Fe2O3 × 3H2O। लिमोनाइट का फार्मूला होता है। उसके बाद यह पीले और हल्के भूरे रंग का अयस्क होता है। इसमें लोहे का अंश 40 से 50% के आसपास होता है। ये निम्न श्रेणी का अयस्क है, ठीक है ना। ये लो क्वालिटी का अयस्क है, ये लो क्वालिटी का अयस्क है। बोले ना, एक अच्छा अयस्क को मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा मिलना चाहिए। एक अच्छा खनिज उसी को मानेंगे अयस्क, यानी जिसमें 50% से ज़्यादा मिले। 50% से कम मिलता है तो फिर उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो बेनिफिशियल नहीं रह जाता है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते हैं। तो इसमें कितना 40 से 50% के आसपास जो होता है इसमें लोहा प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसे लो क्वालिटी का
कहते हैं। ये वाला जो फोटो में आप देख रहे हैं ऐसा मिलेगा आप लोगों को। जहाँ भी ऐसा देखिएगा ना, पत्थर उत्थर ढेला उला ऐसा मिल जाएगा कहीं भी आपके रास्ते में, पढ़ने वढ़ने आते जाते होंगे तो उठा के लेकर चल जाइएगा, वो लोहा है, ठीक है ना, समझ गए ना बात। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग सीडेराइट पे। सीडेराइट का फार्मूला होता है FeCO3, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट 3 ही है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, 3 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमोटाइट और लिमेनाइट। एक हम लोग पढ़े मैग्नेटाइट, उसके बाद अगला हम लोग पढ़े हैं वह है हमारा मैग्नेटाइट पढ़े हैं, वह हमारा मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट पढ़े हैं, और मैग्नेटाइट जो है वह हमारा है, ठीक तो है सब। इसके बाद है सीडेराइट। सीडेराइट इसको कार्बन कार्बोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि CO3 क्या है, कार्बोनेट है। सी जिसमें कार्बन है कार्बोनेट है। सबसे कम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है ये, और इसमें 40% के आसपास पाया जाता है। ये इस तरह का है, इस तरह का। ऐसा नहीं ना आपको लग रहा है कि सर इसमें कोई अंतर ही नहीं लग रहा है, हम लोगों को अंतर है, अंतर है, ठीक है ना। ये पीला अयस्क है, ये एकदम बिल्कुल फीका सा लग रहा है, ये अयस्क है, ये सीडेराइट है। याद रखिएगा बढ़िया से, घर पे इसका फोटो निकलवा के रख लीजिएगा, रोज सुबह शाम याद कीजिएगा, ठीक है ना। इसको देखिएगा ना, जिसको जितना ज़्यादा देखिएगा ना वो याद होगा। ऐसा होता है ना, जैसे आप कोई गाना वाना को ज़्यादा देखते हैं तो याद हो जाता है, जिसको बजा आप समझ रहे हैं आप लोग ना। चलिए हम लोग आगे आते हैं। भारत में लौह अयस्क का वितरण, हमको ज़्यादा बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा ना, आप खुद समझदार हैं, बहुत समझदार लोग हैं ना आप लोग। चलिए आइएगा, उसके बाद आता है उड़ीसा झारखंड पेटी। ये क्या है ना, उड़ीसा झारखंड पेटी। अरे हाँ, यहाँ पे अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों से हम लोहे का अयस्क के बारे में जिक्र कर लिए कि लोहे का अयस्क कौन कौन सा होता है। तो अब ये देख लेते हैं कि लोहा का अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है, लोहा का अयस्क जो होता है कहाँ कहाँ मिलता है। तो यह मिलता है उड़ीसा में, और यह मिलता है झारखंड में। क्या कह रहा है, और उड़ीसा का कहाँ सा, मयूरभंज, कदूझर ना। कदूझर का जो जिला, कदूझर जिले के एक खदान है, उसका नाम है बादाम पहाड़। ये खदान का नाम है बादाम पहाड़। ये मत सोच लीजिएगा कि वो बादाम का पहाड़ है, ठीक है ना। ये मत सोच लीजिएगा बादाम का पहाड़ है और आप चल दीजिएगा ट्रेन पकड़ के कि चलो वहाँ से बादाम जो है वह झोरा में नहीं बोरा में भर के लाएंगे, ऐसा मत सोच लीजिएगा, ठीक है ना। ये बादाम पहाड़ है, बादाम पहाड़ है, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन ये रियल में नाम है, पता ना नाम कैसे रखा गया था। लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है आयरन। क्लियर है। इसके बाद यह जो है उच्च क्वालिटी का क्या है, इसमें हेमेटाइट, उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट। जहाँ भी हेमेटाइट आता है हमको एक बार फार्मूला बता दीजिए भैया, हमको फार्मूला बता दीजिए, तब हम मान जाएंगे कि आपको फार्मूला पता चल गया है। यह होता है Fe2O3 हेमेटाइट, ठीक है। इस पेटी से सटा हुआ झारखंड का सिंहभूम जिला है। झारखंड में आ गए हम। इस पेटी से सटा हुआ जो है वह सिंहभूम जिला है, सिंहभूम जिला है। और गुआ और नावे मुड़ी खदान का नाम है, गुआ और गुआ, बुआ ना गुआ ना, गुआ समझना है, बुआ मत समझ लीजिएगा। नोवा मुड़ी, नोवा मुड़ी जो है, नोवा मुड़ी और गुआ, ये 2 खदान का नाम है। इससे जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। क्लियर है ना। कहाँ कहाँ हम बात किए, तो उड़ीसा, झारखंड। उसके बाद दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। आप ऐसे नहीं ना कि सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि उड़ीसा है, उड़ीसा लिख दीजिए, कहाँ इसका क्षेत्र है उड़ीसा लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि हेमेटाइट जो है सबसे अधिक, सबसे बेस्ट क्वालिटी का उड़ीसा से प्राप्त होता है, और उड़ीसा से प्राप्त होता है। वहाँ पे एक जिला है मयूरभंज और कोदूझर, और वहाँ पे वो बादाम का पहाड़ है, वो बादाम के पहाड़ से, बादाम का पहाड़ नहीं, बादाम का पहाड़ नाम का खदान है, वहाँ से हेमेटाइट अयस्क प्राप्त होता है। हेमेटाइट जो होता है जिसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑफ द 70% ऑफ 70% आयरन किया जाता है, राइट। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। यह पेटी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में के अंतर्गत आता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का कौन सा, तो बौलाडीला, बौलाडीला ना। यहाँ पे वहाँ पर भी हेमेटाइट पाया जाता है, हेमेटाइट पाया जाता है, ठीक है। विशेषता इसमें जो निकाले जाते हैं ना, जो निकाले जाते हैं इतना अच्छा क्वालिटी का होता है कि यहाँ पे जापान भेज दिया जाता है, उत्तर कोरिया को निर्यात किया जाता है। यानी हमारे यहाँ से जो दुर्ग बस्तर पेटी है, वहाँ से जो भी कोयला निकलते हैं उसको वह जहाज के माध्यम से विदेश चल जाता है, ठीक है। क्लियर है, आप समझ रहे हैं सब कुछ। लौह अयस्क का बात करेगा, सारा फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। बात कर रहा है अभी किसका, तो बात कर रहा है यह, आपसे बात कर रहा है हेमेटाइट का। बात किसका कर रहा है, आपसे हेमेटाइट का बात कर रहा है। तो हेमेटाइट ये वाला ये वाला हेमेटाइट नहीं है, हेमेटाइट ये वाला है, लाल अयस्क ना, ये वाला हेमेटाइट है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि हम कबो कबो गलतियों बोलते हैं,
ना। ऐसा नहीं है कि गलती जान से भी बोल देते हैं, कबो को अनजान में भी बोल देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप भी बिल्कुल सतर्क, बिल्कुल एकदम केयर हो के दिखिएगा, नहीं तो हम ही सब सही बोलने लगेंगे तो फिर तो आप तो लापरवाही करने लगिएगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है वह लाल अयस्क होता है। यह जो होता है कौन सा होता है, लाल अयस्क होता है, लाल हेमेटाइट। हम बोले ना सबसे अधिक हेमेटाइट पाया जाता है भाई, मैग्नेटाइट बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, कुछ खदानों में मिलते हैं। चलिए इसके बाद ये हो गया है, ये एक्सपोर्ट जो है यहाँ से, जो दुर्ग बस्तर पेटी है जहाँ से छत्तीसगढ़ का बात कर रहा है, महाराष्ट्र का बात कर रहा है, यहाँ से जो खदान से निकाला जाता है, जहाँ यहाँ से खदान से हेमेटाइट जो निकाला जाता है उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से भेज दिया जाता है जापान और दक्षिण कोरिया। अभी सब मैप पे बताएंगे। और उसके बाद अगला अगला जो है बल्लारी। बल्लारी पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक में पड़ता है बल्लारी। कर्नाटक चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमकुरुपेटी, ठीक है ना। इतना मत आप लोग याद रखिएगा ना, ये वाला याद मत रखिएगा ना, क्योंकि हमको भी खुद याद नहीं है तो आप क्यों याद रखिएगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा नमवा है। मन होगा तो याद कर लीजिएगा, हम आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपको याद करने का मन होगा तो याद कर लीजिएगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट आते हैं। यह पेटी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक राज्य में है, और यहाँ लौह अयस्क के विशाल भंडार है। इस पेटी में पश्चिमी घाट में स्थित केंद्रमुख की खदानें, केंद्रमुख की खदानें बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है ना एक खदान है जिसका नाम है केंद्रमुख की खदानें, जो बहुत प्रसिद्ध है। केंद्रमुख की खदानें जो है 100% निर्यात इकाई है, यानी केंद्र मुख की जो खदानें हैं ना वहाँ उसको स्पेशल बनाइए दिया गया है एक्सपोर्ट करने के लिए, कि यहाँ से जो भी निकलेगा उसको यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, उसको बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ के अयस्क को पानी में घोलकर पाइपलाइन के जरिए मंगलुरु बंदरगाह तक भेजा जाता है। और यहाँ के अयस्क को बढ़िया दिमाग लगाया है लोग ना, पानी में घोल करके किसी चीज़ को भेज दीजिए। आप लोगों को भी माटी ओटी ले आना होगा ना, तो पाइपे से भेज दीजिएगा, काहे के लिए भारी लेके आइएगा ना, और फिर यहाँ पे सुखा करके वह मिट्टी बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो जितना बहुआ ना उतना का झुंझुना हो जाएगा। इन लोगों का रोज का काम है। इसीलिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ का अयस्क जो है वह उसे पाइप में घोल करके मंगलुरु बंदरगाह पे भेज दिया जाता है और वहाँ से उसे विदेश में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी ना, यह पेटी गोवा राज्य और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में फैली हुई है। यहाँ का लौह अयस्क बहुत उत्तम क्वालिटी का नहीं होता, फिर भी उत्तम क्वालिटी का नहीं होता लौह अयस्क, तो कौन लौह अयस्क है भाई जो उत्तम क्वालिटी का नहीं होगा? लिमोनाइट, लिमोनाइट है। लिमोनाइट का फार्मूला पूछेंगे तुरंत बोलिए, Fe2O3 × 3H2O, क्लियर है। उसके बाद यहाँ का सारा अयस्क गोवा के मारमा गांव बंदरगाह से विदेशों में निर्यात किया जाता है। मारमा गांव बंदरगाह से विदेशों में निर्यात किया जाता है। अब आपका बारी आएगा मैप का, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या उड़ीसा का बात किए, झारखंड का बात किए, उड़ीसा में बात किए मयूरभंज, कोदूझर, उसके बाद झारखंड का बात किए सिंहभूम ना, और उसके बाद अगर हम बात किए छत्तीसगढ़ का बात किए, महाराष्ट्र का बात किए, उसके बाद कर्नाटक का बात किए, गोवा का बात किए, महाराष्ट्र का बात किए। अब हम आएंगे यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे हम आते हैं एक एक करके सभी क्षेत्रों को हम देखते हैं, ठीक है। एक बार बता दिए हैं, आप लोग बोलिएगा, खाली चुपचाप देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, तो कहिएगा कि यहाँ पे है सब कोई तो कैसे बोले। अरे तो भाई बोलो ना, क्या हो जाएगा बोलने में, सब कोई है तो क्या हुआ, सब कोई है तो बोलिए, नहीं तो फिर आप कहीं साइड में चले जाइए ना, लेकिन बोलिएगा ना। हम यकीन बता रहे हैं आपको, यकीन मानिए मेरा बात को, आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है बाबू। सबसे पहला चीज़ हम उसमें क्या पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे हम झारखंड, ठीक है ना। उड़ीसा ना, उड़ीसा कहाँ पे है, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे है, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा झारखंड, तो झारखंड कहाँ पे है, तो झारखंड जो है ये वाला जो है आपका झारखंड है। उड़ीसा पढ़ा, झारखंड पढ़ा। उसके बाद अगर आगे हमने पढ़ा है तो आगे पढ़ा है एक कर्नाटक, कर्नाटक जो है यहाँ पर है। उसके बाद अगर और आगे हमने पढ़ा है तो उसका नाम क्या है, वह पढ़ा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र यहाँ पे है, ठीक है। एक पढ़ा है गोवा, तो गोवा जो है यहाँ पर है, गोवा जो है यहाँ पे है। और कोई पढ़ा है तो आप याद दिलाइए कोई। अगर छत्तीसगढ़ का बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पर है, ठीक।
ठीक है। ये इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अभी पढ़ा है। आपको ये मैप देखिएगा, झारखंड ये वाला है और ऊपर वाला बिहार है। बिहार से रिलेटेड नहीं है, झारखंड है। उसके बाद यहाँ पर है आपको उड़ीसा। अच्छा उड़ीसा, अब बताइएगा कि वो बादाम का पहाड़ हम कह रहे थे, बादाम का पहाड़, बादाम का पहाड़ जो था वह कहाँ पे था? तो यहीं पे न था बादाम का पहाड़, देखिए ना यहाँ पे बादाम का पहाड़। बादाम का पहाड़ कहाँ पे था? तो यहाँ पे था, ठीक है ना। बादाम का पहाड़ आपको याद होना चाहिए ना, छत्तीसगढ़। यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ये वाला मध्य प्रदेश है जो हम नहीं लिखेंगे ना। और यहाँ पर कौन सा था? यहाँ पे कौन है? तमिलनाडु है, इसको भी नहीं लिखना है। और यहाँ पे केरल है, लेकिन ये गोवा यहाँ पे छोटका देख रहे हैं, छोटका यहाँ वाला ना, ये गोवा है। मैप पे आप सभी लोग क्लियर देख लिए हैं एकदम। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं मैग्नीज में। मैग्नीज में हम लोग आते हैं मैंगनीज, ठीक है। यार गलती लिख दिए हैं, रुक जाइए। ठीक है, मैग्नीज है। मैग्नीज का अगर हम एटॉमिक नंबर का बात करेंगे तो 25 होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है? 25 होता है। अब इसका सबसे पहले देख लेते हैं उपयोग, कि मैग्नीज का उपयोग जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। मैग्नीज का उपयोग का बात करें तो मैग्नीज के उपयोग में जो इस्पात बनाने में हमको बताया ना, एफी और एमएन का इस्तेमाल किया जाता है इस्पात बनाने में। क्या कर रहा है? मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग लोहे के साथ साथ, मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग लोहे के साथ साथ मिलाकर इस्पात बनाने और लौह मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। यह इस्पात को मजबूत, कठोर और जंगरोधी। लगभग 1 टन इस्पात बनाने में कितना इस्तेमाल किया जाता है? 10 ग्राम मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम बात करें तो 100 क्विंटल मैग्नीज बनाना हो, 100 क्विंटल मैग्नीज बनाना हो, 100 क्विंटल मैग्नीज बनाना हो तो उस स्थिति में हम 10 केजी, अब मैं उसके साथ कार्बन भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बैटरी बनाने में किया जाता है। बैटरी, वही बैटरी जो आप लाइट में, टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, घड़ी में इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च, रेडियो, घड़ियाँ, रिमोट, खिलौने आदि में इस्तेमाल होने वाले ड्राई सेल बनाने में मैग्नीज, विशेषकर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की प्रमुखता से उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसका उपयोग विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल पानी के कीटाणु रहित करने और कपड़ा, कागज उद्योगों में कांच को विशेष रंग देने, उनकी अशुद्धियाँ दूर करने में भी मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। मैग्नीज का इस्तेमाल जो होता है कि जैसे कीटाणुनाशक दवा बनाने में, उसके बाद जो है इसका इस्तेमाल चमड़ा उद्योग में किया जाता है ना, पेंट में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, इंसेक्टिसिड्स बनाने में, पेंट और ग्लास इंडस्ट्री में, चमड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैग्नीज का। आप थोड़ा सा अयस्क देख लीजिए। मैग्नीज का अयस्क देखिए, मैग्नीज का अयस्क जो होता है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। ये वाला जो है ना, ये वाला लौह अयस्क वाली जो बात है ना, इसको आप जो है वह इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इसको जो है आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार मार्क लगा के इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैग्नीज पूछ सकता है तो इंट्रोडक्शन के रूप में एक पूछ सकता है, लेकिन आपसे जो है मैग्नीज के बारे में इतना डिटेल नहीं जाएगा, लेकिन हम तो शुरू बोले ना कि डिटेल चलेंगे हम। पाइरोलूसाइट, यह मैग्नीज के अयस्क का नाम है। पाइरोलूसाइट, मैग्नीज के अयस्क कौन कौन सा है? तो पाइरोलूसाइट्स, साइलोमिलेन है। तीसरा अयस्क का नाम है ब्रोनाइट। तीसरा अयस्क का नाम कहाँ गया? तीसरा, हाँ, ब्रोनाइट। और चौथा अयस्क का नाम है मैग्नाइट। चौथा अयस्क का नाम है मैग्नाइट, ठीक है। इसके बाद आइएगा पाइलोरूसाइट। पाइलोरूसाइट का फार्मूला जो होता है वह पाइलोरूसाइट्स का फार्मूला जो होता है वह MnO2 होता है। अब ये क्या है? कुछ फोटो में ये इस तरह से दिखता है, इस तरह से फोटो में वह दिखता है, फोटो में, ठीक है ना, इस तरह से फोटो में दिखता है। आइए, यह मैग्नीज का सबसे सामान्य, सबसे शुद्ध और सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है।
ठीक है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, जिसे लगभग 63% तक मैग्नीज धातु प्राप्त की जाती है। 63% तक मैग्नीज धातु जो है इससे प्राप्त की जाती है। उसके बाद आगे आते हैं कि इनसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ड्राई सेल बनाने, कांच का रंग साफ करने में किया जाता है। अब उसके बाद अगर बात करेंगे हम साइलोमिलेन का, तो साइलोमिलेन का फार्मूला जो होता है, और बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला है ना, फिर भी हम लिख देते हैं Pa इंटू में H2O होल ट्वाइस इंटू में Mn5, उसके बाद O, हाँ Mn5O है, ठीक है ना, Mn5O यहाँ तक होता है, Mn5O, ठीक है। ये वाला इसका जो होता है वह फार्मूला होता है, आपको नोट्स पे मेंशन करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए इसी से पाइरोलुसाइट, साइलोमिलेन जो है पाइरोलुसाइट से बनता है। यह पाइलोरुसाइट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। यह भी काले रंग का होता है, लेकिन पाइलोरुसाइट्स की तुलना में यह काफ़ी कठोर होता है, हार्ड होता है। खदानों को यह अक्सर पाइलोरुसाइट के साथ ही मिला हुआ पाया जाता है। अलग से पहचानना थोड़ा मुश्किल है, और इसका इसीलिए हम फोटो नहीं लगा पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोनाइट। ब्रोनाइट का फार्मूला क्या होगा, तो ब्रोनाइट का फार्मूला होगा Mn2O3 इंटू में MnSiO3 ना, यहाँ पे एक 3 जो है आप ऐड कर लीजिएगा। ये है बोरोनाइट का फार्मूला। आपको कॉपी पे अगर मेंशन करना होगा तो इस चीज़ को कॉपी पे मेंशन कर लीजिएगा। इस गैस का सबसे खासियत यह है कि इसमें मैग्नीज के साथ साथ सिलिका की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। सिलिका ये दिखाई दे रहा है ना, SiO2, ये सिलिका है। सिलिका की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, काले भूरे रंग का होता है, और इसमें हल्की सी धात्विक चमक होती है। इसमें जो होती है हल्की सी चमक होती है, बोरोनाइट की बात कर रहे हैं। इसके बाद मैग्नेसाइट, इसमें मैग्नीज के साथ साथ पानी का भी अंश होता है ना। पानी का अंश फार्मूला लिखेंगे तो समझ में, अरे फार्मूला यहाँ पे है, ये है MnOH MHO और ऑक्सीहाइड्राइड ना, या हाँ ऑक्सीहाइड्राइड OH ना, ये पानी का भी अंश होता है। यह गहरे लोहे जैसे काले और भूरे रंग का अयस्क है। यह लोहे जैसे काले और भूरे रंग का अयस्क है। जब यह अयस्क प्राकृतिक रूप से हवा और पानी के संपर्क में आकर टूटता फूटता है तो यह धीरे धीरे पाइलोरुसाइट्स में बदल जाता है। यह जब हवा के संपर्क में आता है, मैग्नाइट जब यह हवा के संपर्क में आता है, तो यह अपक्षय होता है, प्रभावित होता है, टूटता फूटता है। तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह परिवर्तित हो जाता है पाइलोरुसाइट में ना। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, देखिए इसमें जो है इसका हम उत्पादन नहीं लिखे हैं ना, उत्पादन नहीं लिखे हैं। आइए थोड़ा सा हम उत्पादन का बात कर लेते हैं कि उत्पादन इसका कहाँ कहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका उत्पादन पर थोड़ा हम बात कर लेंगे। देखिएगा इसका उत्पादन, मैग्नीज के उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना उत्पादन, रिजर्व यानी कि इसका कितना भंडार है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला चीज़, अगर देश के मामले में बात करें तो वह मैग्नीज जो है वह रूस, साउथ अफ्रीका और उसके बाद इंडिया, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया मैग्नीज उत्पादन में। थर्ड लार्जेस्ट कंपनी जो है कंट्री है मैग्नीज उत्पादन में ना, थर्ड नंबर पे आता है। पूरे विश्व का यह कितना मैग्नीज का उत्पादन करता है, 20%। अच्छा 20% उत्पादन करता है तो वह कितना हो जाता है, तो 1670 लाख टन हो जाता है। हाँ ठीक है, 1670 लाख टन जो होता है, हाँ 1670 लाख टन हो जाता है, ठीक है। 20% उत्पादन करता है।
1670 लाख टन हो जाता है। ओ, यहाँ पर उत्पादन नहीं, सॉरी, यहाँ पे उत्पादन नहीं होगा, यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है ना। उत्पादन के मामले में ये इंडिया के तीसरा नंबर पे आता है, लेकिन अगर हम मैग्नीज स्टोर का बात करेंगे, देखिए उत्पादन मतलब कितना निकाला जाता है, स्टोर मतलब कितना रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम स्टोर के देखें, स्टोर के लिए, स्टोर में जो है वह फर्स्ट स्थान पे, फर्स्ट कंट्री आता है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे है, वह फर्स्ट स्थान पे आता है। और दूसरा स्थान पे आता है इंडिया उत्पादन में। अच्छा, दूसरा स्थान पे इंडिया आता है तो कितना भाई स्टोर है, 1670 लाख टन, इतना है। ये पूरा विश्व का 20% हो जाता है। पूरा विश्व का 20% जो है वह इंडिया के पास मैग्नीज है। जितने पूरे विश्व में पाया जाता है वह इंडिया के पास है। और इसका 78%, इसका 78% जो होता है वह पाया जाता है नागपुर में। 78% जो है इसका नागपुर में पाया जाता है। और एक इलाका है जिसका नाम है भंडारा, 78% नागपुर में पाया जाता है और भंडारा में पाया जाता है। ये क्या आपको क्लियर है? इसके बाद चलिए अब हम बारी बारी से करके नागपुर में पाया जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इसमें मध्य प्रदेश में भी इसका पाया जाता है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में क्या, कौन सा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ पर भी पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि अब इसके बारी बारी से करके एक एक चीज़ हम बात करते हैं कि उड़ीसा में कितना पाया जाता है और सभी जगह पे। एक नंबर हमारा हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अब उड़ीसा के बारे में देखिएगा आप, उड़ीसा के बारे में अब ध्यान से देखिएगा। यह जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा मैग्नीज, सबसे ज़्यादा मैग्नीज जो है वह उत्पादन करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन करता है, कितना करता है, 37%। कितना करता है यह, इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन करता है। और सबसे ज़्यादा में कितना करता है, तो वो करता है आपको 37% उत्पादन करता है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा जगह कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा जगह पे ये उत्पादन करता है, तो जगह का नाम है एक सुंदरगढ़, उसके बाद जगह है कालाहांडी, जिला का नाम हम बता रहे हैं आपको, रायगढ़, उसके बाद बोलांगिरी, उसके बाद अगला है कयोंझर, उसके बाद अगला आपका है पहाड़पुर ना, ये है। उसके बाद अगला है मयूरभंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम 2 नंबर का बात करेंगे तो 2 नंबर में कौन सा है, महाराष्ट्र। 2 नंबर में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, यहाँ पर कितना उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर कुछ किया जाता है 25%, टोटल 25% उत्पादन किया जाता है। जगह का नाम आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम में आता है नागपुर, डिस्ट्रिक्ट का नाम में आता है नागपुर। उसके बाद आता है आपको बंदरा, रत्नागिरी आता है, नागपुर, रत्नागिरी आता है। अब इसके बाद हम 3 नंबर का बात करेंगे। 3 नंबर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितना, 21%। मध्य प्रदेश जो है वह 21% जो है यहाँ पे करता है। और इसका जो है कौन सा है, बालाघाट, चिनोडा ना, चिंदोडा, बालाघाट और चिंदोडा, मध्य प्रदेश में हम बात किए हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट का बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट में आपका हो जाएगा 4 नंबर में, 4 नंबर में आपका हो जाएगा कर्नाटक। 4 नंबर में आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक कितना है, तो कर्नाटक जो है वह 20%, कर्नाटक में जो है वह 20% है। इसके बाद अगर 20% है, अब उससे हम बात करेंगे इसका डिस्ट्रिक्ट का,
डिस्ट्रिक्ट का हम बात कर लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट होता है शिमोगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और उसके बाद आगे जो है वह है चित्रा, चित्राडंग, तुमकर, तुमकर है। उसके बाद अगर आगे हम बात करेंगे तो वह है बेलारी, बेलारी। उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ कनारा, धनवाड़। उसके बाद है धनवाड़। उसके बाद एक हो जाएगा आपका चिकन मंगूर, बिलास बीसापुर, बीसापुर। देखिए हम आप लोगों से यहाँ तक आप लोग कर लीजिए और आप लोगों से हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हम यहीं तक हमको वीडियो को रोकना पड़ेगा। अभी बहुत सारे स्लाइड हैं, अभी हम लोग अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो बस इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद जैसे हमें टाइम मिलता है नेक्स्ट अगला वीडियो में जो आगे वाला अधात्विक खनिज है उन सभी का बढ़िया उन सभी को पार्ट 2 में आएगा, खनिजों का संरक्षण आएगा। हाँ, लेकिन अगर हम इसके आगे मैप है तो मैप में आपको हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। देख लीजिए एक बार मैप में, ठीक है, एक बार जो है आप मैप में देख लीजिए। मैप में सबसे पहला हमने नाम लिया जहाँ से 37% प्राप्त किया जाता है वो है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो यहाँ पर है, उड़ीसा। अरे वाह, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उड़ीसा जो है यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा बताया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र जो है यहाँ पर है। तीसरा बताया हमने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे है, एमपी, एमपी एमएच महाराष्ट्र हो गया। और आगे हमने बताया कर्नाटक, आगे हम लोग बताया कर्नाटक, तो कर्नाटक जो है यहाँ पे है। और उसके बाद अगला हमने बताया एक एक बताना भूल गए हैं शायद, 6% है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश जो है ये वाला भाग जो है आपका आंध्र प्रदेश है, ये वाला भाग जो है आपका आंध्र प्रदेश है। फिर से आप इसको देखिए, इस वीडियो को जितना है बार बार देखिएगा ना, बार बार देखिएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखिएगा ताकि आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए। चलिए, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जो कि आपने इस शिद्दत से इतनी शांति से इस वीडियो को देखा। और इसके जस्ट पार्ट 2 में हम दूसरा कवर कर दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।